हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेटिक डाइस के अंतर्गत रंजकों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रंजकों का वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करते हैं। तो पहला वर्गीकरण करने का आधार था रासायनिक संगठन के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर हम रंजकों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। इस पद्धति में जो उपस्थित क्रोमोफोर है, यानी जो क्रोमोफोर वो स्पीशीज़ जो कि रंग प्रदान करती है, एनहेंस करती है, तो उसके आधार पर जिस भी तंत्र में उपस्थित जो क्रोमोफोर है वो क्रोमोफोर के आधार पर हम रंजकों का वर्गीकरण जो है वो इस आधार पे करते हैं, कॉम्पोजिशन के आधार पे, मतलब उसके अंदर कौन कौन से समूह उपस्थित हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या आती है कि अलग अलग डाइस का केमिकल कॉम्पोजिशन इतना अलग होता है कि उनको किसी एक विशेष ग्रुप में कि ये सारे के सारे डाइस इस ग्रुप के हैं, इनको डालना या वर्गीकृत करना काफ़ी कठिन होता है। या फिर कई बार एक ही डाई को हम अलग अलग समूहों में वर्गीकृत भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होता है, तो वो अलग अलग समूहों में के अंदर भी वो इंक्लूड की जा सकती है। तो ऐसे प्रॉब्लम होती है, ये कारण है केमिकल कॉम्पोजिशन के कारण हमें बड़ा लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी पड़ती है। तो आपकी बुक में भी दे रखी है, वो मैंने यहाँ नहीं बताया, बस कुछ डाइस के मैंने नाम लिखा है। यही प्रॉब्लम आती है कि उनको किसी एक पर्टिकुलर श्रेणी में या ग्रुप में डालना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद भी कुछ जो मुख्य रंजक हैं जो कि जनरली काम में लिए जाते हैं बाज़ार में डाइज करने के लिए, उनके कॉम्पोजिशन जो है उसके आधार पर मुख्य रंजक जो है वो दिए जाते हैं। उनको हम बताते हैं कि ये डाइज जो है वो मेन है और इसके कारण इनको हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ जो मैंने लिखे हैं वो मुख्य रंजक हैं, जैसे नेफ्थॉल येलो। क्या होता है नेफ्थॉल येलो? इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग है, नाइट्रो समूह है, सल्फोनिक एसिड है, OH है, और ये जो समूह है यही हमारी जो डाइस का है कारण कि आप रेशे के साथ या तो वर्क करते हैं या उनके साथ जुड़ने का काम करते हैं। एसिड ऑरेंज, ये है एसिड ऑरेंज। ये है डायरेक्ट ब्लैक EW, लंबी चौड़ी डाई है, और ये डाई जो है इसके अंदर इतने सारे क्रोमोफोर्स हैं जो कि आसानी से रेशे के साथ जुड़ सकते हैं। एक्रिडिन ऑरेंज NO, बेसिक येलो टी, ये सब इनके कमर्शियल नेम्स हैं जो कि कपड़े को डाइस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सैफ्रनिन टी, ये तो बॉटनी वाले बच्चे डालते हैं, जो सैफ्रनिन से जिसको माउंट करते हैं या अपनी स्लाइड्स को। तो सैफ्रनिन टी जो एक डाई है उसका फार्मूला ये होता है टाइट्रेजीन जो है वो भी एक जो है हेट्रोसाइक्लिक डाई है जिसके अंदर क्रोमोफोर समूह उपस्थित हैं। रोजोफ्लेविन W, ये भी एक डाई है, सिंथेटिक डाई है जो कि कपड़ों को रंगने काम में है। इसके अलावा बहुत सी इतनी सारी डाइज को लिखना मैंने उचित नहीं समझा क्योंकि बहुत सारी हैं, बुक के अंदर पूरी लिस्ट दे रखी है। नेक्स्ट है उपयोगों के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण। किस तरह से उनका यूज़ है, कब वो कम काम में आ रही हैं, किस पर वो को हम काम में लिए जाते हैं, उनके आधार पर, उनकी यूज़ के आधार पर हम डाइस को क्लासिफाई करते हैं। और जनरली इसी क्लासिफिकेशन मेथड को हम जनरली यूज़ करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार एक डाई का प्रयोग रेशों या वस्त्र पर किया जाता है और डाई कौन सी होगी, किस कपड़े पर कौन सी डाई यूज़ की जाएगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा रेशा कैसा है, मतलब हमारा वस्त्र जिसको हमें डाई करना है उसका रेशा या उसका थ्रेड किसकी प्रकृति कैसी है। अतः डाई करने से पहले हमें किसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि रेशे किस प्रकार के हैं। तो रेशे प्राकृतिक भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, और रेशे या थ्रेड जो है वो वानस्पतिक भी हो सकता है और जंतु का रेशा भी हो सकता है, जो कि एनिमल के द्वारा, जैसे बाल है, थ्रेड है, बालों का उपयोग हम जैसे ऊन है
रेशम है, चमड़ा है, ये सब चीज़ें क्या है, इनको जैसे सपोज अपन वुलन्स पहनते हैं, इनको डाई करने के लिए हम उनको जंतु रेशे की तरह से यूज़ करेंगे। एक होता है नेचुरल अकरिंग फाइबर्स, जैसे कि जूट है, कपास है, कॉटन है। तो ये चीज़ जो है इनमें सेल्यूलोज होता है, इसलिए इनको बोलते हैं वानस्पतिक रेशे। और जिनमें प्रोटीन होता है उनको बोलते हैं हम जंतु रेशे या एनिमल फाइबर्स, जैसे कि भेड़ की ऊन है या खरगोश के बालों की जो है कि जिससे कि पश्मीना और ये सब शॉल बनाए जाते हैं, उनकी उस थ्रेड को हम जंतु रेशे, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है, सेल्यूलोज नहीं होता है। तो उसके आधार पे कि उसका एक्चुअल कंपोनेंट क्या है, ओरिजिन क्या है, क्या वो नेचुरल अकरिंग है, सेल्यूलोज युक्त है या प्रोटीनाइज्ड रेशा है, इसके आधार पर हम डाई को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है ऐसे रेशे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक कपड़े हम आजकल लोग पहनते हैं, जैसे पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल आदि जैसे मोनोमर युक्त जो पॉलीमर्स होते हैं, उनको रंगने के लिए हम दूसरे प्रकार की डाई को यूज़ करते हैं। जनरली जो डाइज हैं वो कपड़े के रेशे के साथ या तो सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध या हाइड्रोजन बंध या वंडरवॉल फोर्सेस द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, इन्हीं के साथ द्वारा ये बंधित होते हैं। और इसी के आधार पर, उनके यूज़ के आधार पर हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लंबी चौड़ी कैटेगरीज है। फर्स्ट है एसिड डाइज। किसे कहते हैं हम एसिड डाई? ये एसिड डाई फिनोलिक या सल्फोनिक व कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम सॉल्ट है। जहाँ जहाँ फिनोलिक समूह हो, जहाँ जहाँ सल्फोनिक एसिड समूह हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसमें एच हटा के क्या लग जाता है, Na, तो इनके सोडियम सॉल्ट बन जाते हैं। इन्हें जलीय विलयन के रूप में रेशों पर सीधा प्रयोग करता है, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, सोडियम सॉल्ट सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के रूप में हम रेशों पर डायरेक्ट इनको यूज़ कर लेते हैं। नेफ्थॉल येलो एस, मिथेनॉल येलो, ऑरेंज सेकेंड, पिक्रिक एसिड आदि, ये सारे के सारे किसका उदाहरण है, एसिड डाइज का। इन रंजकों का प्रयोग उन कपड़ों पर करते हैं जो कि क्षारीय समूह जैसे कि ऊन, रेशम या पॉलीमाइड के बने होते हैं। ये सारे के सारे बेसिक रेशे हैं जिनमें क्षारीय समूह पाए जाते हैं। रंजक का उपयोग अम्लीय परिस्थितियों में करते हैं जो क्षारीय समूह को प्रोटोनाइज्ड कर देता है। जैसे हम डाई लेते हैं, उसके साथ रेशा मिला के हम मीडियम कैसा रखते हैं, अम्लीय रखते हैं। और अम्लीय स्थिति में हमारा जो डाई है वो प्रोटोनाइज्ड हो जाता है, और अम्लीय परिस्थिति में क्षारीय समूह को ये प्रोटोनाइज्ड कर देते हैं। क्षार के साथ क्या जुड़ जाता है, एक H जुड़ जाता है। तो यानी कि डाई के अंदर अगर क्षार है तो उसको हम अम्लीय परिस्थिति में यूज़ करेंगे, और इसके कारण ये रेशे के साथ अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बना सकता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। डाइस को रेशों से धोवन द्वारा प्रयुक्त, मतलब उसको हम धो देते हैं तो डाई जो एक्स्ट्रा होती है वो निकल जाती है। रंजकों के पृथक्करण का वेग, मतलब कितनी तेज़ी से वो निकल रही है, हट रही है कपड़े से, वो रेशों में डाइस के डिस्पर्स या विसित होने के वेग पर निर्भर करता है। अलग हटने का और जुड़ने का, यानी जुड़ना या डिस्पर्स, हमारा थ्रेड के अंदर डाई किस तरीके से डिस्पर्स हुई है, वो वेग इसके पृथक्करण के वेग पर पृथक्करण का वेग उस पर निर्भर करता है, जो कि अल्टीमेटली टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तापक्रम पर निर्भर करने के कारण रंजकों के अणु के आकार, आकृति, डाइज और वस्त्र के बीच में बनने वाले बंधों के प्रकार और संख्या पर निर्भर करता है। यानी टेम्परेचर निर्भर करता है, डाई के अणु के आकार, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, आकृति पर, डाइस और वस्त्र के बीच में बनने वाले कौन से बंध हैं, सहसंयोजी बंध हैं, आयनिक बंध हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हैं, इनके ऊपर और उनकी संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है बेसिक डाई। इन रंजकों में क्षारीय समूह उपस्थित होते हैं जो कि रेशों में उपस्थित अम्लीय समूह के साथ संयुक्त होकर आयनिक बंध व आयरन युग्म का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में का उपयोग ऊन और रेशम को, जो कि हमने बताया जंतु रेशे हैं, इनको डाई में उनको डाई करने में प्रयोग करते हैं। जैसे मॉव एक डाई है और जिस पर आधुनिक संश्लेषित रंजक उद्योग का, मतलब मॉडर्न टाइम्स में, आज की स्थिति में जो है वो मॉव
का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक के द्वारा यूज़ की जाने वाली संश्लेषित डाई उद्योग जो आजकल हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसी पर आधारित है, वह इस श्रेणी पे आता है। लेकिन आजकल इस डाई का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वॉयलेट, मिथाइल वॉयलेट, मिथाइलिन ब्लू, मैग्नेटा, रोडोमाइन। देखो क्रिस्टल वॉयलेट का फॉर्मूला लिखा है मैंने, मॉव का फॉर्मूला लिखा है, यानी कि हालांकि मॉव वो ही डाई है जितनी आजकल जो डाई टेक्निक्स डली हुई, जितनी इंडस्ट्रीज डली हुई हैं, इसी डाई के आधार पर, इसी तरीके से इसकी मेथड पर आधारित है। और हालांकि मॉव को यूज़ नहीं करते, इसके अलावा दूसरी डाइज यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? बेसिक डाइज में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट अदर डाइज। थैंक यू।